अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और हैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम जो है ना फिज़िकल क्वांटिटी की तीसरे अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने फ़िज़िकल क्वांटिटी की दो अक़साम के बारे में जो है ना पढ़ाया था। मैंने जो है ना दो अक़साम के बारे में बताया था। एक था हमारे पास बेस फिज़िकल क्वांटिटी और दूसरा हमारे पास था डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। और मैंने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में नहीं बताया था, तो आज जो है ना मैं इसकी वजाहत करता हूँ कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है और इसके कितने अक़साम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ से। ठीक है, सप्लीमेंट्रीज क्वांटिटीज़ तो हम डिफाइन करते हैं दोज फिज़िकल quantities which are related to geometry or angles। किस तरह हम डिफाइन करते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर रिलेटेड टू ज्योमेट्री और एंगल्स। यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी है जो कि ज्योमेट्रिकल शेप या हमारे पास जो है ना एंगल से रिलेटेड है, ज़ाविये से रिलेटेड है। यानी ये ऐसी किस्म की क्वांटिटी है जो कि किसी भी एंगल से जो है ना रिलेटेड है या ज्योमेट्री से रिलेटेड है। जैसा कि ज्योमेट्री में हम अशकाल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो एंगल बनते हैं, सर्कल में भी एंगल बनता है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में भी है ना जो है ना एंगल बनता है। ठीक है, तो ये ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल शक्ल, ज्योमेट्रिकल शेप और एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा कि हम एंगल बनाते हैं, ये हमारे पास एक लाइन है और ये हमारे पास दूसरा लाइन है। ठीक है, लाइन ओ ए और लाइन ओ सी। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों के दरमियान जो है ना एक एंगल थीटा बनता है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी इस एंगल के जो है ना रिलेटेड है। ठीक है, या इस तरह हम कोई सर्कल बना देता है। ठीक है, तो सर्कल में जो है ना भी 360 डिग्री जो है ना एंगल बनता है। ठीक है, इस तरह जब हम जो है ना कोई स्पेयर बनाते हैं तो स्पेयर में जो है ना भी एंगल बनता है। ठीक है, स्पेयर जो है ना भी 3 डायमेंशन में जो है ना अपना एक एंगल बना देता है। तो ये ऐसी किस्म की क्वांटिटी है जो कि हमारे पास एंगल यानी ज़ाविये से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज जो है ना इसकी वजाहत के साथ साथ मैं इसके अक़साम के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी अक़साम की तरफ कि हमारे पास जो है ना सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के कितने अक़साम है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में जो है ना आप लोगों ने जाना कि ये न तो बेस फिज़िकल क्वांटिटी है और न डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन ये एक तीसरा किस्म है। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी का तीसरा किस्म है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और इस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के जो है ना फिर अपने दो और अक़साम है। ठीक है, पहला वाला किस्म जो है ना हमारे पास है वो है प्लेन एंगल। ठीक है, नाम से भी पता चलता है प्लेन एंगल, यानी वो एंगल जो कि प्लेन में बनता है, 2 डायमेंशन में बनता है। तो हम डिफाइन करते हैं द एंगल विच आर subtended in a plane mean 2 dimensional। ठीक है, प्लेन एंगल हम किस तरह डिफाइन करते हैं द एंगल विच आर सबटेंडेड इन अ प्लेन, यानी वो एंगल जो कि प्लेन में बनता है। ठीक है, तो जाहिर है एंगल तो वैसे ही जो है ना प्लेन में बनता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल होता है एंगल हमारे पास। जैसा कि ये बोर्ड हमारे पास एक प्लेन है। ठीक है, ये 2 डायमेंशन, इस बोर्ड का एक तरफ ये है और दूसरा ये है, तो इन दोनों अतराफ के दरमियान जो है ना क्या बनता है, थीटा एंगल बनता है। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन एंगल है, 2 डायमेंशन है। ठीक है, तो प्लेन एंगल वो होता है जो कि 2 डायमेंशनल होता है, यानी प्लेन में बनता है। हमारे पास होता है प्लेन एंगल, और ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का पहला किस्म है। अब इस प्लेन एंगल का जो है ना हमारे पास यूनिट होता है कि हम किस यूनिट में जो है ना प्लेन एंगल को जो है ना नाप देते हैं। ठीक है, तो प्लेन एंगल जो है ना हम एक यूनिट में नाप देते हैं और इस यूनिट का नाम है रेडियन। ठीक है, अब देखते हैं कि
रेडियन किया है, ठीक है, प्लेन एंगल का यूनिट, वो यूनिट जिसमें हम प्लेन एंगल जो है ना नाप देते हैं प्लेन एंगल, इसका यूनिट है रेडियन, RADIAN, रेडियन। इसको RAD से भी जो है ना हम जाहिर करते हैं क्योंकि यूनिट है, प्लेन एंगल का यूनिट है हमारे पास रेडियन। अब रेडियन का डिफिनेशन किस तरह करते हैं, द एंगल which is subtended mean बनना, the angle which is subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle, ठीक है। रेडियन हमारे पास क्या है, द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क, यानी वो एंगल जो कि सर्कल के एक सेंटर में बनता है, किसकी वजह से, एक आर्क की वजह से। आर्क क्या होता है, हमारे पास जो है ना ये सर्कल के सरकम्फेरेंस का एक हिस्सा होता है, ठीक है, बाय एन आर्क, ठीक है। अब लेंथ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी इस आर्क का लेंथ कितना होगा, सर्कल की रेडियस के बराबर होगा, तो फिर बनने वाला एंगल कितना होगा, 1 रेडियन होगा हमारे पास, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक आर्क है, ठीक है, AC, जैसा कि शक्ल में आप देखते हैं कि हमारे पास DC भी एक आर्क है और AC जो है ना ये भी एक आर्क है, ठीक है। मैंने इस आर्क को नाम दिया S1, ठीक है, DC आर्क को मैंने नाम दिया S1, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस आर्क को मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देता हूँ, ठीक है, उस वक्त तक बढ़ाऊंगा जब तक इस आर्क की लंबाई, यानी AC आर्क AC, मैंने आर्क AC को नाम दिया S2, ठीक है, यानी इस आर्क की लंबाई में इतनी बढ़ाऊंगा ताकि इसकी लंबाई जो है ना सर्कल की रेडियस के बराबर हो जाए। तो जब हमारे पास इस आर्क की लंबाई सर्कल की रेडियस के बराबर हो जाए, दोनों की लंबाई एक जैसा हो जाए, ठीक है, तो फिर यहाँ पर बनने वाला एंगल हमारे पास कितना होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है। फिर एंगल कितना होगा, 1 रेडियन होगा। और ये रेडियन क्या है, हमारे पास प्लेन एंगल का यूनिट है, हम प्लेन एंगल जो है ना रेडियन में नापते हैं। वैसे तो एंगल जो है ना हम डिग्री में भी नाप देते हैं, लेकिन रेडियन जो है ना हमारे पास प्लेन एंगल का इस यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है। तो जब हमारे पास इस आर की लंबाई जो है ना सर्कल के इस रेडियस के बराबर हो जाए, तो फिर हमारे पास बनने वाला, यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं द एंगल विच इज सबटेंडेड द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क, यानी सर्कल के सेंटर में जब एंगल बनता है, किसकी वजह से, इस आर की वजह से। जब इस आर की लंबाई जो है ना सर्कल के इस रेडियस के बराबर हो जाए, तो बनने वाला एंगल जो है ना क्या होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है। तो ये था प्लेन एंगल की यूनिट के बारे में, रेडियन, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एंगल हमारे पास जो है ना क्या है, एंगल हमारे पास जो है ना दो लंबाई के दरमियान जो है ना क्या है, एक रेशो है, एक रिलेशन है। यानी हम किस तरह जाहिर करेंगे एक रेडियन को, थीटा इज इक्वल टू, अब मैं आर्क, ये आर्क जो है ना इसकी लंबाई और सर्कल की रेडियस की लंबाई, इसके दरमियान जो है ना मैं एक रेशो ले लूँगा, रेशो एक निस्बत लूँगा, क्योंकि एंगल हमारे पास अब तो ज्योमेट्री से जानते हैं कि दो लंबाई के दरमियान एक निस्बत होता है, एक रेशो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आर्क जो है ना, आर्क डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब आर्क जो है ना यहाँ पर मैं इससे जाहिर कर देता हूँ, इस, ठीक है, और रेडियस आर से जाहिर करता हूँ, ठीक है। अब जब इस हमारे पास जो है ना इस 2 हो जाए, ठीक है, यानी आर्क जो है ना, आर्क की लंबाई जो है ना रेडियस के बराबर हो जाए, तो फिर क्या होगा,
और इस टू किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब ये इस टू हो जाए डिवाइड बाई आर, और इस टू एक्चुअली शक्ल में किसके बराबर है, यानी इस टू की लंबाई और आर की लंबाई दोनों जो है ना एक जैसा है, ठीक है। तो इस टू की जगह फिर मैं क्या लिखूंगा, आर, और ये आर जो है ना पहले वाला आर है, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये भी सर्कल के रेडियस के बराबर हुआ ये आर्क, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर, 1 रेडियन। यानी जब आर्क की लंबाई जो है ना सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए तो हमारे पास एंगल कितना होगा, 1 रेडियन होगा। और इसको हम इस तरह भी लिख देते हैं 1 RAD, सिंपल 1 रेडियन। तो यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है। ये तो था जो है ना सर्कल के कुछ सरकमफेरेंस के हिस्से के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं कि पूरी ही सर्कल में जो है ना, पूरी ही सर्कल में जब हम जो है ना ये चक्कर मुकम्मल करें, कंप्लीट करें, सरकमफेरेंस पॉइंट ए से स्टार्ट ले और फिर पॉइंट ए पर आ जाए, तो फिर पूरी ही सर्कल में जो है ना कितने रेडियन बनेंगे, कितने रेडियन होंगे पूरे ही सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन से मदद लेंगे, ठीक है। जैसा कि हम इक्वेशन नंबर 1 से जानते हैं, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, ठीक है। अब जब इसकी लंबाई जो है ना ये हमारे पास आर्क है, ठीक है, आर्क है, आर्क एस, ठीक है। अब अगर मैं इस आर्क को इतना बढ़ाऊँ कि सर्कल का पूरा चक्कर जो है ना मैं कंप्लीट करूँ सरकमफेरेंस, तो क्या होगा, यहाँ से मैं स्टार्ट ले लूँगा और यहाँ पर पहुँचूँगा, तो मैं क्या करूँगा, पूरा सरकमफेरेंस जो है ना सरकमफेरेंस वो कंप्लीट करूँगा, मुकम्मल चक्कर लगाऊंगा। तो सर्कल के सरकमफेरेंस जो है ना वो किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है, ठीक है। यानी सर्कल का सरकमफेरेंस जो है ना वो किसके बराबर है, पूरा चक्कर जो है ना 2 पाई आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 2 में इसकी जगह मैं क्या पुट कर लूँगा, इस सरकमफेरेंस के बराबर हो जाए, और सरकमफेरेंस बराबर है सर्कल का 2 पाई आर की, ज्योमेट्री से हम ये जानते हैं कि सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर है। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा, तो यहाँ पर होगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो आर और आर जो है ना कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर रह जाएगा 2 पाई। अब जब आर और आर कैंसिल हो जाए तो ये किसके बराबर है, 1 रेडियन के, तो ये होगा 2 पाई रेडियन। यानी हमारे पास पूरी ही सर्कल में कितने रेडियन है, 2 पाई रेडियन है, ठीक है। यानी पूरी ही सर्कल में, पूरे ही सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में 2 पाई रेडियन है, ठीक है, 2 पाई रेडियन है। अब देखते हैं कि रेडियन और डिग्री का आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है, रेडियन और डिग्री का आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो अब इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना प्लेन एंगल रेडियन के बारे में जाना, और ये भी जाना कि पूरे ही सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है। अब रेडियन और डिग्री के बारे में बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो है ना एंगल को आमतौर पे डिग्री में नाप देते हैं, ठीक है। तो अब डिग्री और रेडियन के दरमियान जो है ना ताल्लुक को ज़ाहिर करता है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और जब हम मिसाल के तौर पर ये सर्कल का रेडियस है और ये पॉइंट ए है, जब मैं इस पॉइंट ए से स्टार्ट ले लूँ और पॉइंट ए पर दोबारा पहुँचूँ, तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री एंगल बनेगा। यानी कि पूरी ही सर्कल में, पूरे ही चक्कर में 360 डिग्री एंगल बनता है। और मैंने पहले भी प्रूव किया कि पूरी ही चक्कर में कितने रेडियन है हमारे पास, 2 पाई रेडियन है, ठीक है। तो 1 सरकमफेरेंस जो है ना, सरकमफेरेंस किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन की भी बराबर है, और ये सरकमफेरेंस किसकी भी बराबर है, 360 डिग्री की भी बराबर है, ठीक है। यानी पूरी ही सरकमफेरेंस में 2 पाई रेडियन भी है, और पूरी ही सरकमफेरेंस में कितने डिग्री है, 360 डिग्री। यानी जब 360 डिग्री चक्कर हम मुकम्मल करें तो 2 पाई रेडियन जो है ना ये भी हम मुकम्मल कर लेंगे, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन जो है ना 2π/AD रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसे मैं क्या करता हूँ, इससे मैं जो है ना 1 रेडियन निकालता हूँ कि एक रेडियन में कितनी डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ जो है ना मैं 2π पे डिवाइड कर देता हूँ, 2π रेडियन डिवाइड बाई 2π, क्योंकि मैं रेडियन का वैल्यू जो है ना निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैं 2π पे डिवाइड कर देता हूँ। 2π और 2π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 रेडियन इज इक्वल टू, और जब मैं 360 डिग्री को 2π पे डिवाइड कर दिया तो ये बराबर है 6.24 के, क्योंकि यहाँ पर पाई का अपना वैल्यू है 3.14। ठीक है, तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे आएगा 6.28 आएगा। जब हम 360 डिग्री के स्पीड डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा 57.3 डिग्री, यानी पूरे ही 1 रेडियन में हमारे पास कितने डिग्री होते हैं, 1 रेडियन में हमारे पास होते हैं 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री, यानी एक रेडियन में हमारे पास 57.3 डिग्री होते हैं। तो रेडियन बड़ा यूनिट होता है SI, और डिग्री हमारे पास छोटा यूनिट है 57.3 डिग्री, यानी 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये था प्लेन एंगल के बारे में। अब इसका दूसरा किस्म क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का दूसरा किस्म वो है हमारे पास सॉलिड एंगल। ठीक है, तो आपने प्लेन एंगल के बारे में जाना कि 2 डायमेंशन में प्लेन में जो एंगल बनता है वो हमारे पास होता है प्लेन एंगल, इसका यूनिट है रेडियन। ठीक है, पूरे ही सर्कल में 2π रेडियन होती है और एक रेडियन हमारे पास 57.3 डिग्री के बराबर होता है, पूरा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr के बराबर होता है। ठीक है, अब दूसरा किस्म है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल, इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, सॉलिड एंगल द एंगल which are subtended in three-dimensional space is called solid angle। सॉलिड एंगल कैसे कहते हैं, द एंगल विच आर सबटेंडेड इन 3-डायमेंशनल स्पेस, यानी वो एंगल जो है ना, वो एंगल जो हमारे पास 3 डायमेंशन स्पेस में बनता है, यानी 3 डायमेंशन में बनता है। ठीक है, और स्पेस में बनता है, तो वो एंगल हमारे पास क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। इससे पहले वाला जो था वो प्लेन एंगल था, प्लेन एंगल हमारे पास प्लेन में बनता है, 2 डायमेंशन होता है। ठीक है, जैसा कि ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है तो इस पर एंगल जो है ना 2 डायमेंशन में बनेगा, और सॉलिड एंगल वो होगा जो कि 3 डायमेंशन में बनेगा, स्पेस में बनेगा, इसके 3 डायमेंशन होंगे, इस तरह भी होगा और इस तरह भी होगा, यानी इसके डायमेंशन जो है ना 3 होंगे, ऐसा भी होगा, यानी इन 2 उंगली के दरमियान जो एंगल बनता है ये प्लेन एंगल है। ठीक है, अगर मैं इस मार्कर को भी रख लूँ तो ये किस तरह बनेगा, 3 डायमेंशन एंगल। ठीक है, 3 डायमेंशनल एंगल, इसकी 3 डायमेंशन है अब। ठीक है, तो इस किस्म के एंगल को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल, जो कि 3 डायमेंशन में बनता है, एक तरफ इस तरह हो, एक तरफ ये हो, और एक इस तरह हो, तो इससे बनने वाला एंगल कितना होगा, 3 डायमेंशनल एंगल। ठीक है, ये हमारे पास एक सॉलिड एंगल है। ठीक है, सॉलिड एंगल इस तरह होंगे। ठीक है, डायग्राम में इस तरह होंगे, यहाँ पर बनने वाला एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल, यानी इसके 3 डायमेंशन है, 1 2 और 3 डायमेंशन है इसकी। ठीक है, अब इस सॉलिड एंगल का भी अपना एक यूनिट होता है, जिस तरह प्लेन एंगल का अपना यूनिट था रेडियन, तो सॉलिड एंगल का 3 डायमेंशनल वाले एंगल का भी अपना एक यूनिट होता है, इस यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट था रेडियन और इसका यूनिट क्या है, स्टीरेडियन, इसका यूनिट क्या है, स्टीरेडियन। ठीक है, इसको हम SR से भी जाहिर करते हैं। ठीक है, स्टीरेडियन SR। ठीक है, इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, the angle which is
subtended at the center of a sphere, by area of length, by an area equals to the square of radius of that of sphere। ठीक है, स्टीरियन हमारे पास क्या है? द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। यानी स्टीरियन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्फीयर के सेंटर में एक ऐसा एंगल है जो कि एक सरफेस एरिया से बनता है। कितने सरफेस एरिया से बनता है? जब हम पूरे ही स्फीयर के सरफेस पर छोटा सा एरिया ले लें, अब अगर इस छोटी सी एरिया की ये मैग्नीट्यूड, ये मकदार जो है ना, अगर स्फीयर की रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो तो यहाँ पर बनने वाला एंगल कितने के बराबर होगा? 1 स्टीरियन के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक स्फीयर ले लिया है, ठीक है, और इस स्फीयर के ऊपर जो है ना मैंने छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया है, ठीक है, ये है सरफेस एरिया, ठीक है, मैंने छोटा सरफेस एरिया जो है ना ले लिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब अगर इस सरफेस एरिया की मकदार जो है ना, मैग्नीट्यूड, अगर इस स्फीयर की रेडियस के जो है ना, रेडियस के स्क्वायर के जो है ना बराबर हो जाए तो फिर यहाँ पर बनने वाला एंगल फाई कितने के बराबर होगा? 1 स्टीरियन के बराबर होगा। यानी फिर यहाँ पर बनने वाला एंगल जो है ना 1 स्टीरियन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 स्टीरियन, यहाँ पर सरफेस एरिया जो है ना हमारे पास, ये छोटा सा सरफेस एरिया हमारे पास जो है ना स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास बनने वाला एंगल जो है ना 1 स्टीरियन है, ठीक है। तो डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं? डिफिनेशन से हम जानते हैं कि फाई हमारे पास स्टीरियन किस किस के बराबर है? सरफेस एरिया और रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर किसके बराबर होगा? सरफेस एरिया डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख लूँगा। किस तरह लिखूँगा? अब एंगल के डिफिनेशन से मैंने लिखा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू सरफेस एरिया, यहाँ पर किसके बराबर है? आर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्फीयर की रेडियस का स्क्वायर भी लेंगे तो ऊपर भी आर स्क्वायर और नीचे भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर जो है ना कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 स्टीरियन बचेगा 1 स्टीरियन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एस आर जो है ना रह जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास ही एरिया किसके बराबर है? स्फीयर की रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर बनने वाले एंगल कितने के बराबर है? 1 स्टीरियन के बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं कि पूरी ही स्फीयर में कितने स्टीरियन जो है ना होंगे। यानी अगर हम इस एरिया को इतना बढ़ाए कि स्फीयर के सारा सरफेस जो है ना वो घेर ले, तो फिर स्फीयर के सारी ही सरफेस में जो है ना कितने स्टीरियन होंगे, ठीक है। तो अब इसकी तरफ आते हैं, ठीक है, कि पूरी ही स्फीयर के सरफेस में कितने स्टीरियन होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने प्रूव किया कि फाई हमारे पास क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अब पहले मैंने ये एरिया लिया था, छोटा सा एरिया
स्फीयर के सरफेस पे लिया था, लेकिन अब अगर मैं सारा सरफेस ले लूँ, सारा सरफेस एरिया जो है ना स्फीयर का ले लूँ, जो कितने के बराबर है, हमारे पास बराबर है 4πr²। ठीक है, यानी स्फीयर का सारा सरफेस एरिया जो है ना, ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि ये सारा सरफेस एरिया 4πr² के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा 4πr² और इसके स्क्वायर का रेडियस लूँगा, रेडियस का स्क्वायर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा r इज इक्वल टू r², और r² जो है ना कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बनेगा 4π, क्या बचेगा r² और r² जब कैंसिल हो जाए तो ये बराबर है 1 स्टीरेडियन के। ठीक है, 1 स्टीरेडियन के, तो यहाँ पे पर मैं लिखूँगा स्टीरेडियन, तो पाई इज इक्वल टू 4π SR स्टीरेडियन, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी पूरी ही स्फीयर के सरफेस में, यानी पूरे ही स्फीयर में कितने स्टीरेडियन होते हैं, हमारे पास 4π स्टीरेडियन होते हैं। ठीक है, जैसा कि पूरे ही सर्कल में हमारे पास 2π रेडियन होते हैं। ठीक है, पूरे ही सर्कल में हमारे पास 2π रेडियन होते हैं, इस तरह हमारे पास पूरी ही स्फीयर के सरफेस में हमारे पास जो है ना 4π स्टीरेडियन होते हैं। ठीक है, अब बास स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज होते हैं कि एक ही स्टीरेडियन में जो है ना हमारे पास कितने डिग्री होंगे। ठीक है, तो डिग्री और स्टीरेडियन का आपस में कोई लेना देना नहीं, इसका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि डिग्री हमारे पास 2 डायमेंशनल एंगल होता है और स्टीरेडियन यानी सॉलिड एंगल हमारे पास जो है ना 3 डायमेंशनल एंगल होता है। ठीक है, और रेडियन और डिग्री का आपस में इसलिए ताल्लुक़ है कि रेडियन भी है ना, ये जो है ना ये भी 2 डायमेंशनल एंगल है और डिग्री जो है ना वो भी 2 डायमेंशनल एंगल है। ठीक है, इसलिए 1 रेडियन हमारे पास 57.3 डिग्री के एंगल के बराबर है, लेकिन 1 स्टीरेडियन हमारे पास डिग्री के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि स्टीरेडियन जो है ना ये 3 डायमेंशनल एंगल का यूनिट है और डिग्री जो है ना हमारे पास 2 डायमेंशनल एंगल का यूनिट है। इसलिए डिग्री और स्टीरेडियन का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बास स्टूडेंट जो है ना स्टीरेडियन और डिग्री में जो है ना कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए मैं उसको बता देता हूँ, उनको बता देता हूँ कि डिग्री और स्टीरेडियन में आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, तो आपस में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये आज का लेक्चर जो है ना सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसके अक़साम और यूनिट के बारे में था। ठीक है, तो अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।